रूपकुंड झील की कहानी एक रहस्य, डर और इतिहास का ऐसा संगम है जो रूह तक को कंपा देता है। यह कहानी आपको हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में ले जाएगी, जहां हर कदम पर एक खौफनाक सच्चाई दबी हुई है। हिमालय की गोद में एक रहस्यमयी झील उत्तराखंड के चमोली जिले में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों की झील कहते हैं। यह जगह सालों तक एक शांत, बर्फ से ढकी झील के रूप में जानी जाती थी, जब तक 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास बदल दिया। पानी में तैरते नरकंकाल उस दिन झील का पानी कुछ कम था और उसकी तलहटी में सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई दिए। कुछ खोपड़ियां फटी हुई थीं, कुछ हड्डियां ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी भयानक घटना के बाद वहीं छोड़ दी गई हों। यह दृश्य किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था, लेकिन सवाल था, इतने सारे लोग यहां मरे कैसे? वैज्ञानिकों की खोज और डीएनए रहस्य शुरुआत में माना गया कि ये सैनिकों के कंकाल हैं या किसी महामारी के शिकार लोग, लेकिन डीएनए परीक्षणों ने बताया कि ये लोग 1300 साल पहले के हैं और दो अलग अलग जातीय समूहों से थे, एक राजसी वर्ग और दूसरा स्थानीय गाइड्स। उनके सिरों पर चोट के निशान थे, जो दर्शाते हैं कि वे बर्फीले ओलों की मार से मरे थे। एक श्रापित यात्रा या देवता का प्रकोप? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। उन्होंने यात्रा के नियमों का उल्लंघन किया, नृत्य, संगीत और मांसाहार किया। नंदा देवी क्रोधित हुईं और उन्होंने बर्फीले ओलों की बारिश से सबको खत्म कर दिया। कहते हैं आज भी वहां रात को रहस्यमयी आवाजें आती हैं और कुछ ट्रैकर्स ने अदृश्य छायाओं को महसूस किया है। झील का मौन चीत्कार रूपकुंड झील आज भी एक रहस्य है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो हड्डियां फिर से दिखाई देती हैं, जैसे झील खुद अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। वहां का वातावरण इतना शांत है कि हर हड्डी की मौन चीख सुनाई देती है। ट्रैकर्स कहते हैं वहां एक अजीब सी ऊर्जा है, न तो पूरी तरह डरावनी, न ही पूरी तरह शांतिपूर्ण। यह कहानी सिर्फ एक झील की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो सदियों से हिमालय की गोद में दबी पड़ी हैं। रूपकुंड आपको बुलाता है, लेकिन क्या आप उसकी पुकार सुनने की हिम्मत रखते हैं? चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की गहनता में चलते हैं और इसको वैज्ञानिक तर्क से विश्लेषित करते हैं। नमस्कार। आज हम हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में छिपी एक ऐसी पहेली की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दशकों से, आप कह सकते हैं, रोमांच और एक तरह की सिहरन पैदा करती आई है। रूपकुंड झील। दुनिया इसे अक्सर कंकालों की झील या स्केलेटन लेक के नाम से जानती है, और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी इकट्ठी हुई है वो इस जगह के थोड़े खौफनाक इतिहास, जो वैज्ञानिक पड़ताल हुई है, और वहाँ के जो स्थानीय किंवदंतियां हैं उनके ताने बाने को खोलने की कोशिश करती है। जी। हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि आखिर समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर इतनी मुश्किल जगह पर इस झील के किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल क्यों और कैसे पहुंचे। सही। ये कोई साधारण खोज तो थी नहीं, और इसके पीछे की कहानी वो कहीं ज्यादा उलझी हुई निकली। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ सूखी हड्डियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत सवालों, इतिहास के कुछ भूले हुए पन्नों और शायद प्रकृति की उस भयानक ताकत की कहानी है जो आज भी वैज्ञानिकों को और ट्रैकर्स को भी समान रूप से हैरान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लोकेशन की। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में है, त्रिशूल पर्वत की गोद में। ऊंचाई लगभग 5029 मीटर, यानी करीब 16,500 फीट। जी, काफी ऊंचाई है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक झील जो साल के ज्यादातर समय तो जमी ही रहती होगी। कई सालों तक इसे बस एक और खूबसूरत, लेकिन हाँ, दुर्गम एल्पाइन झील ही माना जाता था। हाँ, बस एक और झील। लेकिन 1942 में सब कुछ बदल गया। वो दूसरा विश्व युद्ध का समय था और एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर, नाम था H.K. माधवल। H.K. माधवल, जी हाँ, वो शायद उस इलाके में लकड़ी या कुछ सर्वे वगैरह कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। बिल्कुल।
कहानी ये है कि उस साल शायद गर्मी कुछ ज्यादा पड़ी या बर्फ कम गिरी होगी, तो झील का पानी काफी नीचे चला गया था। अच्छा। और जब रेंजर माधवल झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने जो नजारा देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। झील की उथली तलहटी में किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। ओहो। कुछ खोपड़ियां तो टूटी हुई थीं, कुछ पर आप सोचिए मांस के अवशेष भी थे जो शायद ठंडे मौसम की वजह से इतने सालों तक वैसे ही रह गए थे। ये एक विभत्स मतलब बहुत ही भयानक दृश्य था, किसी अकल्पनीय त्रासदी का गवाह। मैं कल्पना कर सकती हूँ। और स्वाभाविक रूप से पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उभरा, आखिर इतने सारे लोग एक साथ इस वीरान बर्फीली जगह पर कैसे मारे गए? हाँ वही तो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अंत इस दुर्गम इलाके में कैसे हुआ? और सबसे जरूरी, ये लोग थे कौन, कहां से आए थे और यहां कर क्या रहे थे? शुरुआती दौर में तो बस अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कल्पना करना भी मुश्किल है। एक शांत सुंदर सी बर्फीली झील का किनारा और वहां सैकड़ों कंकालों का जमावड़ा, वो भी बिना किसी पहचान या इतिहास के। शुरुआती अंदाजे तो बड़े नाटकीय भी थे शायद। हाँ थे, जैसे क्योंकि विश्व युद्ध का समय था तो ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले सोचा कि कहीं ये जापानी सैनिक तो नहीं थे। अच्छा। हाँ, कि शायद तिब्बत के रास्ते भारत पर हमला करने की कोशिश में बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए। युद्ध का माहौल था तो ऐसी आशंका होना मतलब स्वाभाविक था। हाँ उस समय तो यही लगता। जी, पर ये एक शुरुआती थ्योरी थी। जांच में जल्द ही पता चल गया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे। ओह ठीक है। फिर दूसरी थ्योरीज भी सामने आई कि शायद ये कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह की सेना के जवान थे जो 1841 में तिब्बत युद्ध से लौटते हुए खराब मौसम का शिकार हो गए। हाँ ये भी सुना है मैंने। या फिर ये किसी भयानक महामारी के शिकार लोग थे जो शायद मैदानी इलाकों से भागकर पहाड़ों में आए और यहीं फंसकर रह गए। लेकिन ये सब शुरुआती अनुमान ही थे। असली कहानी तो तब सामने आनी शुरू हुई जब दशकों बाद, खासकर आप कहें 21वीं सदी में, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से इन कंकालों की गहन जांच शुरू हुई। सही कहा। यहीं से रहस्य और गहरा होता चला गया। बिल्कुल। जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों और कंकालों के सैंपल्स का विश्लेषण शुरू किया तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। सबसे पहले तो कार्बन डेटिंग की गई ताकि इनकी उम्र पता चले, और नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल हाल फिलहाल के बिल्कुल नहीं है, बल्कि लगभग 1200 साल पुराने हैं। 1200 साल? हाँ, यानी इनका संबंध 9वीं शताब्दी ईस्वी मतलब लगभग 800 AD से है। इसने तो युद्ध वाली सारी थियरीज को लगभग खारिज ही कर दिया। 1200 साल पहले कौन सी सेना यहाँ इस तरह फंसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्लू था। और फिर हुआ डीएनए विश्लेषण, जिसने इस रहस्य में एक और परत जोड़ दी। अच्छा, डीएनए से क्या पता चला? पता चला कि ये सारे कंकाल किसी एक ही ग्रुप के लोगों के नहीं थे, बल्कि ये आनुवांशिक रूप से दो अलग अलग समूहों के थे। 2 अलग ग्रुप? हाँ, और मजे की बात यह कि बाद के कुछ अध्ययनों ने तो इस तस्वीर को और भी उलझा दिया। उनमें कहा गया कि शायद 3 अलग अलग आनुवांशिक समूह भी हो सकते हैं, जिनके मरने का समय भी अलग अलग हो सकता है। 3? अरे ये तो और भी पेचीदा है। अच्छा, पहले वाले जो 2 मुख्य समूह थे उनके बारे में क्या पता चला? जी, जो शुरुआती 2 प्रमुख समूह पहचाने गए उनमें से एक का संबंध दक्षिण एशिया मतलब संभवतः आज के भारत के अलग अलग हिस्सों से था। उनकी जेनेटिक बनावट उन लोगों से मिलती जुलती थी जो मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो अंदाजा ये लगाया गया कि ये शायद तीर्थयात्री थे या कोई संपन्न समूह था जो किसी धार्मिक या महत्वपूर्ण यात्रा पर यहाँ आया था। और दूसरा समूह? दूसरा समूह आनुवंशिक रूप से स्थानीय हिमालयी आबादी से ज्यादा मेल खाता था। तो शायद ये पोर्टर रहे होंगे या गाइड या स्थानीय सहायक जो पहले वाले ग्रुप को इस मुश्किल रास्ते पर गाइड कर रहे थे। तो मतलब 2 अलग अलग जगहों के लोग एक साथ एक ही जगह पर मारे गए। लेकिन कैसे? मौत की वजह क्या थी? यहीं पर वो खोपड़ियों पर मिले चोट के निशान अहम हो जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। कई खोपड़ियों की जांच में एक खास पैटर्न दिखा। उन पर फ्रैक्चर थे, लेकिन ये चोटें किसी तलवार, भाले या तीर जैसे मतलब युद्ध के हथियार से नहीं लगी थी। अच्छा। ये फ्रैक्चर्स ज्यादातर खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर थे, जैसे कोई भारी गोल चीज सीधे ऊपर से सिर पर आकर लगी हो। कंधों की हड्डियों पर भी वैसे ही निशान मिले। और इसी से वो ओलो वाली थ्योरी निकली, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले। एग्जैक्टली सही। जब वैज्ञानिकों ने इन चोटों के पैटर्न, फ्रैक्चर के प्रकार और उनके स्थान का बारीकी से विश्लेषण किया
तो उन्होंने एक बेहद विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला क्या था वो? कि इन लोगों की मौत संभवतः अचानक आए एक विनाशकारी बर्फीले तूफान के दौरान गिरे असाधारण रूप से बड़े और कठोर ओलों की चपेट में आने से हुई थी। हम मामूली ओलों की बात नहीं कर रहे, हाँ, बल्कि क्रिकेट बॉल जितने बड़े या शायद उससे भी बड़े एकदम सख्त बर्फ के गोले। बाप रे, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले, वो भी 16,500 फीट की ऊंचाई पर खुले में। ये तो कल्पना से भी परे है। सोचिए जरा, उस स्थिति हो, ऊंचा पहाड़ी दर्रा, खुला आसमान, दूर दूर तक छिपने की कोई सही जगह नहीं, और अचानक आसमान से पत्थर जैसी बर्फ की बारिश होने लगे। उफ। इतने बड़े ओलों की सीधी चोट जानलेवा साबित हुई होगी। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता, कोई समय ही नहीं बचा होगा। शायद चंद मिनटों में सब खत्म हो गया होगा। ये तो भयानक है। हाँ, और ये थ्योरी इस बात से भी मेल खाती है कि कंकाल एक सीमित इलाके में ही पाए गए, जैसे कि वे सब एक साथ उस आपदा में फंस गए हों और शरीर के बाकी हिस्सों पर लड़ाई या संघर्ष के निशान नहीं मिले जो किसी हमले की आशंका को कमजोर करते हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। विज्ञान ने हमें मौत का एक संभावित कारण बताया, जो काफी हद तक तार्किक भी लगता है, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी रहस्यमयी जगहों के साथ होता है, वहाँ की स्थानीय लोक कथाएं और किंवदंतियां भी अपनी एक अलग कहानी कहती हैं। बिल्कुल, और रूपकुंड के मामले में ये लोक कथाएं बेहद दिलचस्प हैं, खासकर जब उन्हें वैज्ञानिक खोजों के साथ रखकर देखते हैं। यहाँ नंदा देवी पर्वत, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसे स्थानीय लोग पवित्र देवी मानते हैं, उनकी कहानी केंद्र में है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। किंवदंती ये है कि बहुत समय पहले कन्नौज के एक राजा थे, राजा जसध्वल नाम बताया जाता है अक्सर। जी, राजा जसध्वल। वो अपनी गर्भवती रानी बलम्पा और पूरे राज परिवार, सदस्य, नर्तकियां, पूरा लाव लश्कर लेकर नंदा देवी पर्वत के दर्शन और पूजा के लिए एक भव्य तीर्थ यात्रा पर निकले थे। मैं पहुंचकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया। नाच गाना, शोर शराबा और शायद मांसाहार भी किया गया। अच्छा। अब स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इतनी पवित्र जगह पर इस तरह का आचरण, खासकर नाच गाना और विलासिता, इसे देवी का अपमान माना जाता है और इससे नंदा देवी नाराज हो गईं। लोक कथा तो यही कहती है। माना जाता है कि इस व्यवहार से नंदा देवी इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने एक भयंकर बर्फीला तूफान भेजा, जिसमें आसमान से लोहे जैसे कठोर और पत्थर समान ओलों की बारिश हुई। पत्थर समान ओले? हाँ, और इस दिव्य प्रकोप ने राजा, रानी और उनके पूरे दल को वहीं खत्म कर दिया। लोक कथा के अनुसार रूपकुंड के कंकाल उन्हीं अभागे तीर्थयात्रियों के हैं जिन्हें देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा। यहाँ विज्ञान और लोक कथा का संगम वाकई चौंकाने वाला है। 1200 साल पुरानी एक घटना जिसे विज्ञान ने हाल ही में बड़े ओलों से जोड़ा, वो सदियों से नंदा देवी के क्रोध और पत्थर जैसे ओलों की कहानी के रूप में जिंदा रही है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, या उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामूहिक स्मृति का कोई अंश, कोई धुंधला सा रिकॉर्ड छिपा होता है। सही बात है। बेशक, लोक कथा में घटना का कारण देवी का क्रोध बताया गया है, जबकि विज्ञान उसे एक प्राकृतिक आपदा मानता है, लेकिन घटना का स्वरूप यानी विनाशकारी ओलावृष्टि, वो दोनों में समान है। ये समानता अद्भुत है। लेकिन क्या ये ओलो वाली थ्योरी या ये लोक कथा वहां मिले सभी कंकालों की व्याख्या कर देती है? आपने पहले जिक्र किया था कि कुछ हालिया शोधों में तीसरी जेनेटिक ग्रुप और अलग-अलग समय पर मौत की बात भी सामने आई है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जबकि 9वीं सदी की ओलावृष्टि वाली घटना सबसे प्रमुख और अच्छी तरह से समर्थित थ्योरी है, जिसने संभवतः ज्यादातर लोगों की जान ली, 2019 में एक बड़ा अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसने तस्वीर को और जटिल बना दिया। अच्छा, उसमें क्या था? उस अध्ययन में कुछ कंकालों का विश्लेषण किया गया जिनकी आनुवांशिकी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी ईस्ट मेडिटेरेनियन, शायद ग्रीस या क्रीता के लोगों से मिलती थी। क्या भूमध्य सागरीय लोग? हाँ, और चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोगों की मृत्यु शायद बहुत बाद में हुई थी, लगभग 17वीं से 20वीं सदी के बीच। 17वीं से 20वीं सदी? वो हिमालय की इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे और उनकी मौत कैसे हुई? क्या उनकी मौत भी ओलों से हुई? ये अभी भी एक बड़ा रहस्य है। उस अध्ययन के अनुसार इन बाद के समय के कंकालों में ओलों से चोट के वैसे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले जैसे 9वीं सदी वाले समूह में थे। ओह। उनकी मौत का कारण अभी अज्ञात है।
ये खोज ये बताती है कि रूपकुंड शायद सिर्फ एक भयंकर घटना का स्थल नहीं रहा, बल्कि अलग अलग समयों पर अलग अलग कारणों से हुई त्रासदियों का गवाह भी हो सकता है। हो सकता है कि ये झील सदियों से किसी खतरनाक रास्ते पर स्थित हो, जहां यात्री दुर्भाग्यपूर्ण हादसों का शिकार होते रहे हों। तो मतलब रूपकुंड का रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया है। एक नहीं बल्कि शायद कई कहानियां उन हड्डियों में दफन है, और ये सब बातें उस जगह के माहौल को और भी रहस्यमयी बना देती होंगी, है ना? निश्चित रूप से। ट्रेकर्स और स्थानीय लोग जो रूपकुंड जाते हैं, वे अक्सर वहां के अजीब और गहरे माहौल का वर्णन करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वहां एक असाधारण शांति है, लेकिन उस शांति में एक अनकही उदासी और एक सिहरन सी घुली हुई है। दिन के उजाले में भी कंकालों को देखना एक झकझोर देने वाला अनुभव होता है। और वो रात की आवाजों और छायाओं वाली बातें, क्या वो सच है? हाँ, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं काफी। कुछ स्थानीय गाइड और ट्रेकर्स रात में झील के आसपास अजीब फुसफुसाहट या रोने जैसी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कुछ ने तो अदृश्य शक्तियों या छायाओं को महसूस करने की बात भी कही है। अब देखिए, ये ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, थकान, ठंड और मन के वहम का नतीजा है, या फिर उस जगह की भारी ऊर्जा का प्रभाव, ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये किस्से रूपकुंड के रहस्य को और गहरा जरूर करते हैं। इस जगह का वर्तमान क्या है? मतलब क्या कंकाल अब भी वैसे ही बिखरे पड़े हैं या कुछ बदलाव आया है? स्थिति थोड़ी बदली है। देखिए, बढ़ते ट्रैकिंग और पर्यटन के कारण कंकालों के साथ छेड़छाड़ और उनके गायब होने की खबरें काफी आई थी। ओह नो। हाँ, कुछ लोग यादगार के तौर पर हड्डियां उठा ले जाते थे, जिससे इस महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल को नुकसान पहुंच रहा था। इसे रोकने के लिए अब कुछ नियम बनाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इस स्थल को संरक्षित रखा जाए। ये तो जरूरी है। जी, हर साल गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और पानी में कंकाल अब भी दिखते हैं, लेकिन शायद पहले की तुलना में कम। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी जगहों को सम्मान और संरक्षण की कितनी जरूरत है। ये वाकई एक ऐसी जगह है जो इंसान को प्रकृति की विशालता और इतिहास की गहराइयों के सामने बौना महसूस कराती है। ये सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि समय में जमी हुई एक त्रासदी है। उन अनगिनत आत्माओं की अनकही कहानी है जो सदियों से हिमालय की बर्फीली गोद में अपनी पहचान और अंत की दास्तान लिए दबी हुई हैं। बिल्कुल। तो आज हमने रूपकुंड झील के रहस्य की कई परतों को खोलने की कोशिश की। हमने 1942 की उस चौंकाने वाली खोज से शुरुआत की जी। फिर कंकालों की प्राचीनता जो 9वीं सदी की निकली और उनकी मिली जुली जातीय पहचान, दक्षिण एशियाई और स्थानीय हिमालयी, इसको समझा। हाँ, और वैज्ञानिक विश्लेषण ने हमें मौत के सबसे संभावित कारण, वो भयंकर ओलावृष्टि के बारे में बताया। बिल्कुल। और हमने नंदा देवी से जुड़ी स्थानीय किंवदंती पर भी बात की, जो आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक निष्कर्षों से मेल खाती है, भले ही कारण अलौकिक बताती हो। जी। साथ ही हमने हालिया शोधों पर भी नजर डाली जो बताते हैं कि शायद कहानी और भी जटिल है, जिसमें अलग समय के अलग मूल के लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। बिल्कुल। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे इतिहास, विज्ञान, लोक कथाएं और जो निरंतर खोज चल रही है, वो सब मिलकर एक जगह को इतना रहस्यमयी और आकर्षक बना सकते हैं। सही कहा। रूपकुंड हमें प्रकृति की अप्रत्याशित और कभी-कभी निर्मम शक्ति की याद दिलाता है, खासकर हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में, और यह भी कि इतिहास के सारे रहस्य शायद कभी पूरी तरह नहीं खुलते। यह हमें मानव अस्तित्व की क्षणभंगुरता और प्रकृति की भव्यता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो लोग कौन थे, उनकी क्या आकांक्षाएं थीं, उनकी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या था? ये व्यक्तिगत कहानियां शायद हमेशा के लिए बर्फ में दफन रहेंगी। रूपकुंड की कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। विज्ञान ने हमें ओलों वाली घटना और 9वीं सदी के समय का एक मजबूत आधार तो दिया है, लेकिन ये जो हालिया खोजें हैं, जिन्होंने भूमध्य सागरीय कनेक्शन और अलग टाइमलाइन की परत जोड़ी है, वो क्या इशारा करती हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि रूपकुंड सिर्फ एक त्रासदी का स्थल नहीं, बल्कि सदियों से एक तरह का मैग्नेटिक पॉइंट रहा हो, एक ऐसी जगह जो अलग अलग संस्कृतियों और समय के लोगों को अपनी ओर खींचती रही और दुर्भाग्यवश कुछ के लिए उनकी अंतिम मंजिल भी बनती रही? शायद असली रहस्य एक घटना में नहीं, बल्कि इन कई अनसुलझी परतों के जुगने में ही छिपा है, जो रूपकुंड को हमेशा के लिए एक पहेली बनाए रखता है।